अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। कल हम लोग देख चुके थे मेमोरी ग्लैंड तक, तो उससे आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है गैमिटोजेनेसिस। याद रखिए, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट के बनने के प्रोसेस को ही गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। और कल हम जैसा कि बता चुके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं जो गैमिट बनाएंगे स्पर्म, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होती है, ओवरीज होती हैं जो ओवम बनाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ गैमिटोजेनेसिस, और गैमिट के बनाने के प्रोसेस को ही गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ये नाम से ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, कल बता चुके, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताए थे, उस समय बताए थे। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डिप्लॉयड होते हैं इसलिए माइटोटिक डिवीजन करते हैं, याद रखिएगा। एंड इंक्रीज इन नंबर, ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। उसमें से उसको कुछ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो मियोसिस करते हैं, और वो मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो वही कह रही है एनसीईआरटी, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कह रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन की है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, मियोटिक डिवीजन में मियोसिस 1 मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 होती हैं और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। यहाँ पे मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होता है, तो वहाँ पे डिप्लॉयड होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। क्लियर, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच, वही एनसीईआरटी कह रही है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। मियोसिस तब कंप्लीट माना जाएगा जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो जाएंगे। मियोसिस 1 हुए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और मियोसिस सेकेंड हुए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन गए। क्लियर, आगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, n होंगे, तो 23। आगे बढ़ते हैं। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड जो हैं, जो बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, वो अब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है, कल बता चुके हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। इन सब टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, सारे वर्ड्स को एक बार रिपीट करके बता देते हैं। फर्स्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मिएशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम बताया गया है, चलिए डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम कह रही है, देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये सर्टोली सेल कल बता चुके थे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो क्या होंगे, 2n होंगे, ठीक है। ये मियोसिस 1 करेंगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे जो क्या होंगे, n होंगे। क्लियर है, स्पर्मेटिड भी क्या होंगे, n होंगे, स्पर्मेटोजोआ भी क्या होंगे, n होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गए तो मियोसिस 1 हुआ, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड में गए तो मियोसिस सेकेंड हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कोई नई बात नहीं, पीछे बता चुके हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ऐसा क्यों होता है,
हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं आगे देखेंगे। दिस इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जीएनआरएच की बात कर रहा है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। इसका मात्रा प्यूबर्टिक एज में बहुत, जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं उस समय इसकी मात्रा बहुत हाई होती है। इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं। आगे, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ जीएनआरएच देन एक्ट्स at the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and FSH, follicular stimulating hormone। यहाँ तक समझते हैं। कह रही है एनसीईआरटी कि जो जीएनआरएच है उसका लेवल बढ़ा, ठीक है। ये जीएनआरएच किस पे काम करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी, ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। ये 12th का शुरू कर दिए इसलिए, नहीं तो वही पढ़ते हैं। जीएनआरएच एंटेरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और वहाँ से दो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। कौन कौन से, एलएच और एफएसएच। क्लियर है। एलएच किस पे काम करेंगे, एल से याद रखिए, एल से लेडिक सेल पे काम करेंगे और एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एलएच लेडिक सेल पे काम करेंगे और एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाएंगे, ठीक है। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो एंड्रोजन अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एफएसएच भी किस पे काम करेंगे, एफएसएच नाम से ही क्लियर है, फॉलिकल्स बनाएंगे। तो एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेंगी एफएसएच। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एलएच का काम क्या था, एलएच लेडिक सेल पे काम करता था, एंड्रोजन को सिक्रेशन करवाता था। एफएसएच सर्टोली सेल पे काम कर रही है और स्टिमुलेट कर रही है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड अ टेल। क्लियर। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे जो सारे स्पर्म को कवर करेंगे, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेंस इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे स्पर्म में, वैसे भी स्पर्मेटिड बता चुके, वही स्पर्म है। आगे, द एंटेरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोजोम। एक्रोजोम हेड पे प्रेजेंट होते हैं। द एक्रोजोम इज फील्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। एक्रोजोम में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। आगे बोल रही है एनसीईआरटी, द मिडिल पीस पोजेज न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, वो फैसिलेट करते हैं स्पर्म मोटिलिटी के लिए, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म मोटिलिटी होता है। आगे, द ह्यूमन मेल इजेकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। एक बार अगर कोई मेल क्वाइटस करता है तो 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट कम से कम 60% स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी। तो ये याद रखिएगा, कह रहा है एक बार क्वाइटिस किए 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकला, जिसमें से 60% क्या है, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। 200 से 300 जो होते हैं इसमें से बात कर रहे हैं, 60% क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, नॉर्मल शेप साइज के। और इस 60 में से, टोटल 100 में से नहीं, इसी 60 में से जो 40% होने चाहिए वो होने चाहिए विगोरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को देखते हैं हम लोग इसी के साथ, स्पर्म के डायग्राम को देखते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो टोटल कवर कर रहे हैं पूरे होल स्पर्म को, ये हेड पार्ट है। ये एक्रोजोम है जिसकी बात कर रहे थे, जिसमें एंजाइम्स बहुत सारे भरे पड़े हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करने वाले हैं। न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये नेक रीजन हो गया। ये मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए,
मूवमेंट के लिए, टेल्स के मूवमेंट के लिए, और ये टेल है आपका। आगे बढ़ते हैं। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। स्पर्म जो रिलीज होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से, वो एसेसरी डक्ट्स के द्वारा जाएंगे। एसेसरी डक्ट्स आपको बता चुके हैं, वही रेटे टेस्टिस एपिडिडाइमिस वासा एफरेंस या वास डिफरेंस, वही सब है। अब उसी के थ्रू से जाएंगे। आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट, क्लियर है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। सारे एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन जरूरी है मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए, क्लियर। द सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन का कंपोजिशन पूछेगा तो क्या होंगे, ये सीमेन है, इसमें सेमाइनल प्लाज्मा होंगे, प्लस स्पर्म होंगे। ये दोनों मिलके क्या बनाए, सीमेन बनाए। आगे बढ़ता हूं। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो फंक्शन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स करेंगे और ग्लैंड्स करेंगे, उसको रेगुलेट कौन करेगा, एंड्रोजन करेगा। एंड्रोजन कहाँ से निकलता था, इंटरस्टिशियल से, लेडिक सेल से निकलता था। उसको रेगुलेट कौन करता था, एलएच करता था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, क्लियर है, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से ये डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होता है। तो इस लाइन को पढ़ते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जिसको ऊगोनिया बोल रहे हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कीजिएगा, नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। मतलब कोई भी ऊगोनिया बर्थ के बाद ना ही ऐड किया जा सकता है और ना ही बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। ये जो ऊगोनिया है ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करेगा तो मियोसिस 1 होते हैं, मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होते हैं, वहाँ पे ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। आगे, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो प्राइमरी oocyte हैं, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte है, इसके अगल बगल बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बनते जाएंगे और इसके बाद इसका नाम हम लोग रखेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। oogenesis कब स्टार्ट हुआ, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्यूबर्टी अटेंड करते करते बहुत सारे फॉलिकल्स डिजेनरेट कर जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब प्यूबर्टी अटेंड करने के समय सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एक ओवरी में रह जाते हैं। दोनों ओवरी की बात करें तो डबल कर दीजिएगा नंबर। आगे बढ़ता हूँ। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स में और ग्रेनुलोसा सेल्स उसमें जुड़ते जाएंगे और कुछ नया थीका जुड़ेंगे, ठीक है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। ये थीका आपको याद रखना है, ये वही थीका है जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना आप पढ़ चुके हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में बनता है। एनसीईआरटी थोड़ा सा बस मेंशन किए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। The secondary follicles soon transforms into a tertiary follicles. Secondary follicles tertiary में convert हो जाएंगे, which is characterized by fluid filled cavity called antrum.
ये इस प्रकार का कैविटी होता है, मैं दिखाता हूँ। ये प्राइमरी oocyte है, क्लियर। इसमें ग्रेनुलोसा सेल जुड़ते गए, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हो गए, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गए, और अब थर्ड जो है इस तरह से ग्रेनुलोसा सेल जुड़ते जाएंगे। ये जो कैविटी बना, ये जो कैविटी बना, इस कैविटी को एंट्रम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंट्रम, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका लेयर के बारे में हम बताए थे उसके दो पार्ट, बाहरी लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, अंदर वाले पार्ट को इंटरना बोलेंगे, कोई नई बात नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। कह रही है जब टर्सरी स्टेज में जाएंगे, टर्सरी फॉलिकल बनाएंगे, तो प्राइमरी oocyte जो होंगे वो ग्रो करेंगे और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो डिवीजन होता है मियोसिस 1 जो कंप्लीट हुआ, ये अनइक्वल डिवीजन होता है। तो ये पोलर बॉडी भी एन होते हैं, सेकेंडरी oocyte भी एन होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं। सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। क्लियर है, यही बात बता रहे थे। और इसी की वजह से उसमें सिर्फ क्या जाएंगे, हैप्लॉइड, मतलब सिर्फ क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, उसमें साइटोप्लाज्म के अधिकतर रिच साइटोप्लाज्म तो प्राइमरी oocyte से इसमें आ गए सेकेंडरी oocyte में, तो पोलर बॉडी को कुछ नहीं मिला। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट। तो एनसीईआरटी कह रही है एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दी। इसके बारे में हम अभी क्लियर कुछ कह नहीं सकते हैं कि डिजेनरेट कर जाता है या फिर मियोटिक डिवीजन फर्दर करता है। आगे बढ़ते हैं। द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल्स थे वो अपने आप को चेंज करके ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte जो प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट हुए थे उसमें एक नया मेम्ब्रेन बनता है जिसको क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा। क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसिडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल टूटेंगे और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेंगे। किससे? ओवरी से, बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है टर्म तो बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा डिफरेंस देखने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कहती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को पहले देखते हैं। चलिए, ये स्पर्मेटोगोनिया रहा, ये हमारा oogonia रहा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, माइटोसिस हुए, क्या बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें से कुछ सेल को जो माइटोसिस किए उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले। इधर भी सेम केसेस, इधर प्राइमरी oocyte बोले। यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ये नंबर में कितने होंगे, 2 होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुए उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होंगे तो वो सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, वो नंबर में कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे, याद रखिएगा। एक पोलर बॉडी बना लिए, देखिए ये पोलर बॉडी बना लिए, एक वहाँ सेकेंडरी oocyte। आगे बढ़ते हैं। जब आगे की बात करें तो स्पर्मेटिड बनाए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बने और वो डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बना। फाइनली हमारा स्पर्म बन चुका। इसमें देखते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बना और इधर सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड कंप्लीट किए और इधर ओवम बनाया और सेकेंड पोलर बॉडी बनाया। फिर से ये डिजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है, और ये ओवम अपना बन गया। तो एक oogonia से एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनते हैं, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, याद रखिएगा। ये मेजर डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है।
चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम में क्या आ रही है एनसीईआरटी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जिसे प्राइमरी फॉलिकल्स, देखिए फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए सेकेंडरी फॉलिकल्स बने होंगे बीच में, ये दोनों, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल प्राइमरी ओसाइट की अगल बगल आते जा रहे हैं। ये आपका कंप्लीट टर्सरी फॉलिकल, जिसमें ये कैविटी जो है दिख रहा है वो एंट्रम है, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुए, सेकेंडरी oocyte होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। आगे डीजेनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे, आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है। The first menstruation begins at the puberty and is called menarche. In human females, menstruation repeated at an average interval of about 28 to 29 days. And the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. मतलब एक लाइन में समझिए, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क कहते हैं, मेनार्के 28 से 29 दिन का ऑन एन एवरेज होता है, और पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहला मेंस्ट्रुएशन से दूसरा मेंस्ट्रुएशन के बीच के पीरियड्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर 3.9, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट फेज कौन सा हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसमें जो 3 से 5 दिन तक चलता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड एंड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ये आपको बताए थे जब पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में बता रहे थे, कि इंडोमेट्रियम जो होता है वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, वही सेड ऑफ होते हैं और वो मेंस्ट्रुएशन के समय बाहर आते हैं वेजाइना के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. अगर menstruation नहीं हुआ तो ये एक इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हो सकता है, बट इट में ऑल्सो बी काउज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काउजेज, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गए, ये सब कंडीशन में भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाते हैं। तो हर कंडीशन में प्रेगनेंसी इंडिकेशन नहीं है, बट अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। आगे बढ़ते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट कौन सा था, मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा कौन, फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through proliferation। एक बात याद रखिए, फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रिजेनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। जो मेंस्ट्रुएशन फेज में टूटे हैं वो रिजेनरेट होना है, कुल मिला के यही ना पर्पस है कि रिपेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्यूटरेटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये जो सारे यूट्रस और ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, ये प्यूटरेटरी और ओवेरियन हार्मोन के कारण हो रहे हैं। अब उस हार्मोन को भी देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि हम कल बता चुके थे, LH एंड FSH, इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में कौन कौन बढ़ेंगे, LH बढ़ेंगे और FSH बढ़ेंगे, एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट
एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। आगे बढ़ते हैं। बोथ LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। 14th डे जो एक स्टैंडर्ड माना गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड, उसमें LH और FSH दोनों का पीक अटेन होता है। ये याद रखिएगा, सिर्फ LH नहीं या फिर सिर्फ FSH नहीं, दोनों का पीक अटेन कब होता है? एट द मिडिल ऑफ द cycle, menstrual cycle। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle। अगर सिर्फ LH का लेवल बढ़ा तो LH सर्ज होंगे और LH सर्ज होने से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेंगे और ओवम रिलीज होंगे जो कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ओव्यूलेशन जो ओव्यूलेटरी फेज है, थर्ड फेज है, इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। फर्स्ट कौन सा था? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा कौन सा आया? प्लोरिफरेटिव फॉलिकुलर फेज बोल लेते हैं। थर्ड आया ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ आया है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में कौन सी बोले? जो भी रेमिनेंट बचे वो सारे ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म हो गए कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो बने वहाँ से बहुत सारे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होंगे और वो ज़रूरत है इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच एन इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। और ये जो प्रेगनेंसी इंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है प्रोजेस्टेरोन, वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से बोले तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रही है? प्रेगनेंसी को ही मेंटेन कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्रेगनेंसी हार्मोन, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी जब होती है तो सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स जितने भी हो रहे होते हैं सारे स्टॉप हो जाते हैं और उस समय कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, याद रखिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होंगे? डिजेनरेट कर जाएंगे। दिस काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहे थे वो नहीं होंगे, और कॉर्पस ल्यूटियम ही अगर डिजेनरेट कर गए तो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल पाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल पाएगा तो इंडोमेट्रियम टूट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मार्किंग अ न्यू साइकिल, मतलब अगर इंडोमेट्रियम टूट गया है तो वही है मेंस्ट्रुअल फेज और फिर से एक साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज। शुरू प्यूबर्टी में के समय होता है जिसको मेनार्के बोले थे, और मेनोपॉज बोलते हैं जब अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज में जब स्टॉप हो जाते हैं। आगे, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज। कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात है, बात पढ़ लीजिएगा खुद से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो स्पर्म और ओवम के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो इम्प्लांट होना है यूट्रस में, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो क्वाइटस होता है, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जो इंसेमिनेशन था। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला बताए थे, इन्फांडिबुलम के बाद का पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। आगे बढ़ते हैं। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। इधर से एम्पुला में कौन पहुँचा? ये मान लीजिए एम्पुला है, तो इधर से स्पर्म पहुँचा
और इधर से ओवम पहुँचे, दोनों वहाँ पे मिलन होगा और मिलने के बाद जाइगोट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, ओनली सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ओवम और स्पर्म एक समय साइमल्टेनियसली एम्पुलरी जंक्शन में पहुंचेंगे। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक रीजन है जिसके कारण सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते हैं। ठीक है, आगे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर, कोई नई बात नहीं है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा कहाँ बना था? वहाँ ओवम के जो प्राइमरी साइड था उसके इर्द गिर्द बना था जोना पेलुसिडा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इनटू द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। अगर ओवम से फर्स्ट स्पर्म का एक्रोजोम जो हेड पार्ट है वो कांटेक्ट में आए, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आए, तो वो ब्लॉक कर देंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो ब्लॉक कर देंगे कि अदर स्पर्म उससे अटैच ना हो पाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. कोई नई बात नहीं। The secretion of the acrosome help to a sperm enter into the cytoplasm of the ovum. जो एक्रोजोम के सिक्रीशन है वो एंटर करने में मदद करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, यहाँ तक कोई नई बात नहीं है। बोल अभी तक फर्स्ट म्योटिक डिवीजन देखे जो अनइक्वल थे। ठीक है, अब सेकंड म्योटिक डिवीजन है वो भी अनइक्वल है, इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, एंड अ हैप्लॉइड ओवम जिसको ओटिड बोले। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form zygote. इधर से स्पर्म मिलेंगे, उधर से ओवम मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे। कोई नई बात नहीं है। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट? 2n 46। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले पैरे में एनसीईआरटी कहती है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसी समय सेक्स का भी डिटर्मिनेशन होता है कि वो बच्चा जो जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल। क्योंकि हम लोग जानते हैं एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX और मेल का क्या होता है XY। तो अगर मेल का गैमेट फॉर्मेशन के समय Y क्रोमोसोम जाइगोट बनाएगा X के साथ तो वो मेल बेबी को जन्म देगा, लेकिन अगर X क्रोमोसोम फ्यूज़ करेंगे फीमेल गैमेट के साथ तो वो फीमेल गर्ल को जन्म देंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा, तो ये XX और XY किस पे, इसी पे डिपेंड करेंगे कि यहाँ से जो फर्टिलाइज ओवम होंगे वो X के साथ करेंगे या Y के साथ। अगर X के साथ करेंगे तो फीमेल, Y के साथ किए तो मेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द स्टेमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। जाइगोट का डिवीजन होता है स्टेमस से, ठीक है, जिसको क्लीवेज कहते हैं, और वो टुवर्ड द यूट्रस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आगे ब्लास्टोमियर्स बनाएंगे 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, ये सारे याद रखने हैं, सारे को ब्लास्टोमियर कहेंगे। अब अगले लाइन में एनसीईआरटी कहती है द एम्ब्रायोज विथ 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरूला। तो इस स्टेज का नाम क्या हो गया? मोरूला। याद रखिएगा ये स्टेज का नाम मोरूला होता है। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमियर बने, याद रखिएगा, जो ब्लास्टोमियर बने, ठीक है, उनके दो लेयर बन जाएंगे। जैसे ये इसको अगर ब्लास्टोमियर समझा जाए तो 2 लेयर बन जाएंगे। एक आउटर लेयर जिसको ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, ये आउटर लेयर है, और इनर सेल मास जो इनर ग्रुप है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, इनर सेल मास इसको बोलेंगे इनर सेल मास। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो इनर सेल मास है वही आगे चल के एम्ब्रायो फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। एन इनर ग्रुप इनर सेल, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम। जो बाहरी लेयर है वो अटैच होंगे इंडोमेट्रियम के साथ। इंडोमेट्रियम क्या, यूट्रस के वाल, याद होगा। एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रायो। क्लियर है, जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रायो बनेंगे। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे मान लीजिए वो अटैच हुआ तो उसको कवरिंग भी तो करना पड़ेगा। क्लियर, सब बाहर ही उभार दे रही, मतलब उसको कवर करने के लिए। तो वही बोल रहा है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन वॉल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, कवर कर देगा। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। जिसके मतलब परिणाम के अनुसार क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाएंगे इंडोमेट्रियम के अंदर, धस जाएंगे। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ये इम्प्लांटेशन पूरा प्रोसेस जो अभी देखे वो का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे रेगुलर होने के लिए। तो आज कहीं रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।